वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अंडर 24/7 9th एंड 10th। मैं हूँ शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत ही शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। खुश भी इसलिए होंगे क्योंकि ये आखिरी लेक्चर है आपके इस चैप्टर का और फिर हम कल से शुरू करेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो बच्चों, एंडोक्राइन सिस्टम में जो हमारी ग्लैंड्स कुछ बची हुई हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो ग्लैंड है प्यारे बच्चों, वो कौन सी है? वो है आपकी पैराथायरॉइड ग्लैंड। तो बेटा जी पैराथायरॉइड ग्लैंड कैसी होती है? तो पैराथायरॉइड ग्लैंड को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा थायरॉइड ग्लैंड। तो थायरॉइड ग्लैंड कैसी बताई थी मैम ने आपको लास्ट क्लास में? बटरफ्लाई शेप की होती है। कौन सा हार्मोन निकालती है बेटा जी? कौन सा निकालती है? थायरोक्सिन। इसी के जस्ट पीछे ना, ये है थायरॉइड का फ्रंट व्यू, उसके पीछे ऐसे चार गोलू गोलू सी ग्लैंड होती हैं। इन गोलू गोलू सी ग्लैंड का नाम है पैराथायरॉइड हार्मोन। अब याद करो पिछला दिन मैम ने आपको क्या बताया था कि थायराइड एक हार्मोन निकालती है। थायराइड बेटा एक हार्मोन निकालती है और उस हार्मोन का नाम होता है कैल्सिटोनिन। क्या होता है? कैल्सिटोनिन। ठीक है, समझ में आई बात? अब ध्यान से सुनो। और पैराथायरॉइड, ठीक है, पैराथायरॉइड एक हार्मोन निकालती है। भाई थायराइड से निकलने वाला हार्मोन थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन है। तो पैराथायरॉइड से निकलने वाला हार्मोन क्या होगा? पैराथायरोक्सिन। ठीक है, क्या होगा बच्चों? पैराथायरोक्सिन, या हम इसे पैराथॉर्मोन भी कहते हैं, या इनके हार्मोन्स को हम कॉलिप हार्मोन भी कहते हैं। तो किसी भी नाम से आ जाए तो घबराना मत, दोनों का ऑपोजिट काम होता है। थायराइड से निकलने वाले जो आपका कैल्शिटोनिन होता है उसका काम और पैराथायरॉइड का काम, ये दोनों हार्मोन के काम ना जस्ट ऑपोजिट है, दोनों सीता गीता है। अब ये देखो, पैराथायरॉइड क्या करता है? पैराथायरॉइड क्या करता है? ये ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ाता है। सीधा बात, कोई बकवास नहीं। ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को क्या करता है? इंक्रीज। क्लियर? तो इसकी सीधा गीता उल्टा क्या करेगी? ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को डिक्रीज। ठीक है, ये ब्लड में कैल्शियम को क्या करेगी बच्चों? डिक्रीज। क्लियर? तो थायराइड का जो कैल्सिटोनिन है हार्मोन है, ये समझ में आई बात? ये क्या है? इनके हार्मोन है। तो आप कुछ और मत समझ लेना, ये दोनों हार्मोन होते हैं। कैल्सिटोनिन कहाँ से निकलता है? थायराइड से निकलता है और ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को क्या करता है? कम। और पैराथायरोक्सिन पैराथायराइड से निकलता है, ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। दोनों उल्टा काम करती हैं। तो ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को क्या करेगा? कम कैसे करेगा? सारा ब्लड से कैल्शियम खींच के बोन को दे देगा, और ये क्या करेगा? सारा बोन से कैल्शियम खींच के ब्लड को दे देगा। तो इसी कारण से आपके बोन जो होता है वो हमेशा मेंटेन करता है। इसलिए बोन में कभी भी ना ज्यादा कैल्शियम हो पाता है ना कम कैल्शियम हो पाता है। जैसे ही बोन में ज्यादा कैल्शियम होता है, पैराथायरोक्सिन हार्मोन निकलने लगता है, पूरा बोन से कैल्शियम खींच के ब्लड में लाने लगेगा। जैसे ब्लड में कैल्शियम ज्यादा होने लगेगा, थायराइड कैल्सिटोनिन निकालने लगेगी, ब्लड कैल्शियम को लेकर बोन में स्टोर कर लेगा। तो इसलिए बोन और ब्लड दोनों में कैल्शियम का लेवल मेंटेन करता होता रहता है बाय द हेल्प ऑफ दीज टू ग्लैंड्स, थायराइड के कैल्सिटोनिन से और पैराथायराइड के पैराथॉर्मोन की वजह से, जिसको हम पैराथायरोक्सिन या कॉलिप हार्मोन भी कहते हैं। बस इतनी सी बात तो आपको पढ़नी थी, इसमें क्या इतना चाहे। तो ये क्या होती है? देखो, 4 होती है, स्मॉल होती है, ओवल होती है, पीछे होती है थायराइड ग्लैंड के, ये पैराथॉर्मोन निकालती है और ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करती हैं जब भी ब्लड में कैल्शियम लेवल कम होने लगता है। ओह, ये हाइपोफाइसिस क्यों लिखा है यहाँ पर? ये हाइपोफाइसिस क्यों लिखा है? हाइपोफाइसिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एड्रिनल ग्लैंड। किसके ऊपर होती है भैया जी? किडनी के ऊपर होती है। कितनी होती हैं? 2 होती हैं। एड्रिनल ग्लैंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन्स निकालती हैं। इवन एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर बच्चों आपको 2 कवर दिखाई दे रहे होंगे, ध्यान समझना। एड्रिनल ग्लैंड बहुत 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 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स निकालती हैं। इवन एड्रिनल ग्लैंड में आपको 2 कवर भी दिख रहे होंगे। बाहर वाले कवर को कहते हैं अपन कॉर्टेक्स, ठीक है, और अंदर वाले कवर को कहते हैं अपन, इनर वाले को अपन कहते हैं मेडुला। पर ये आपको याद नहीं करना है। आउटर वाला कवर अलग प्रकार का हार्मोन निकालता है और इनर वाला कवर अलग प्रकार का हार्मोन निकालता है। पिट्यूटरी में मैंने आपको पढ़ाया था कि पिट्यूटरी के 2 पार्ट होते हैं। आगे वाली पिट्यूटरी सारे हार्मोन निकालती, पीछे वाली 2 ही निकालती है, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। यहाँ पर भी वैसी है कि लेयर जो अलग अलग हार्मोन निकालती है, पर वो आपको नहीं पढ़ना है, आपको टोटल में पढ़ाई दे रही हूँ। देखो तो कितनी होती है एड्रिनल ग्लैंड? 2 होती है। किसके ऊपर होती है? किडनी के ऊपर होती है। क्या काम करती है? ध्यान से समझो। सबसे पहले बाहर वाले पार्ट से कौन सा हार्मोन निकलता है? वो है एल्डोस्टेरॉन। अब आ जाओ बच्चों, इसको समझाने के लिए मुझे एक ब्लैंक स्लाइड चाहिए होगी। अब आपको मैंने उसके बारे में पढ़ाया था ना, एंटी डायूरेटिक हार्मोन के बारे में या वैसोप्रेसिन के बारे में, याद है आपको? पिट्यूटरी एक हार्मोन निकालती है जिसका नाम क्या होता है राजा बेटा?
उसका हार्मोन, उस हार्मोन का नाम होता है वैसोप्रेसिन। उस हार्मोन का नाम क्या होता है बच्चों? वैसोप्रेसिन। और आपको याद है कि जब भी किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा सूसू आने लगती है तो उसके सूसू से पानी लॉस होने लगता है। तो जैसे ही पानी लॉस होने लगेगा आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव हो जाएगी और वो निकालने लगेगी वैसोप्रेसिन, जिसको हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। एंटी का मतलब अगेंस्ट। सुनो, एडीएच का फुल फॉर्म क्यों होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन? ध्यान से समझो, एडीएच का फुल फॉर्म एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्यों होता है? कभी आपने सोचा? एंटी का मतलब होता है प्यारे बच्चों अगेंस्ट। एंटी का मतलब होता है, एंटी हो गया ना, तू मेरा दुश्मन हो गया, मैं तेरी एंटी हो गई, तेरी कैसी तैसी, अंटी नहीं एंटी, ठीक है? तो ये क्या हो गया बच्चों? अगेंस्ट, ठीक है? एंटी का मतलब अगेंस्ट। डायूरेटिक का मतलब होता है डायूरेसिस, और डायूरेसिस का मतलब होता है बच्चों पेशाब आना, सुसु आना। तो डायूरेसिस मतलब ज्यादा सुसु आना, ठीक है? तो एंटी मतलब ज्यादा सुसु मतलब नहीं आना। तो भाई वैसोप्रेसिन कैसा हार्मोन है? एंटी डायूरेसिस है ना, सुसु नहीं आने देता। तो ये कब निकलता है? जब आपके शरीर से पानी का लॉस बहुत ज्यादा होने लगता है तो आपकी एड्रिनल ग्लैंड, आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो वैसोप्रेसिन निकालती है, उसे डीसीटी में भेजती है। डीसीटी पूरा पानी खींचकर वापस ब्लड को दे देता है और पानी का लॉस नहीं होता। पर यहाँ पर आपको एक और चीज समझनी है कि जब पानी का लॉस हो रहा है तो भाई साहब किसका लॉस हो रहा है? ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं सर्कल कर देती हूँ, ठीक है? तो जब आपके पानी का लॉस हो रहा है तो बच्चों सॉल्ट का भी तो लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो सॉल्ट को हम कैसे बचाएंगे? तो एड्रिनल ग्लैंड जो है भाई साहब एक और हार्मोन निकालती है। साथ ही साथ एड्रिनल ग्लैंड यहाँ पर एक और हार्मोन एक्ट करवाएगी जिसका नाम होता है एल्डोस्टेरॉन, और इस हार्मोन का नाम है प्यारे बच्चों एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा? ये NaCl को एब्जॉर्ब करवाने लगेगा। तो ये किसके लिए होता है? सॉल्ट एब्जॉर्प्शन के लिए। समझ गए? इमरजेंसी कंडीशन पे डीसीटी पे दो काम करते हैं। एक करता है कौन? एक यहाँ पर करेगा एडीएच। एडीएच कहाँ से आ रहा है? पिट्यूटरी से। कहाँ से आ रहा है बच्चों? पिट्यूटरी से। और दूसरा इस पे काम करेगा एल्डोस्टेरॉन। एडीएच या वैसोप्रेसिन क्या, उस तो सेम ही नाम है। एडीएच क्या एब्जॉर्ब करवाएगा? पानी। और एल्डोस्टेरॉन क्या एब्जॉर्ब करवाएगा? नमक। नमक 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 शमक डाल देते हैं, ठीक है? तो इट दे हेल्प इन द मेटाबॉलिज्म एंड कंट्रोल द सोडियम एंड पोटेशियम रेशियो इन द बॉडी। समझ गए हो ना मेरी बात? कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। आगे देखो, अगर किसी को बहुत ज्यादा और डिटेल कर पढ़ने की इच्छा है तो मैम ने यहाँ पर लगा रखा है इमेज की ज्यादा। अगर एल्डोस्टेरॉन नहीं निकले तो क्या होता है, एल्डोस्टेरॉन निकले तो क्या होता है, ठीक है? चलो आ जाओ, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड और कौन सा हार्मोन निकालती है। एक होता है कॉर्टिसोल। समझना ये क्या करता है? जब किसी पेशेंट को ट्रांसप्लांट दिया जाता है, मान लो कि किसी की किडनी खराब हो गई और उसने किसी डोनर से ट्रांसप्लांट ले लिया, तो किसी पेशेंट को जब ट्रांसप्लांट दिया जाता है तो भाई अगर तुम किसी दूसरे को ऑर्गन लगा रहे हो तो इम्यूनिटी जो होती है, बॉडी की क्षमता जो होती है, बॉडी बोलती है साल है ये तो हमारा है नहीं, इसको तो रिजेक्ट कर देंगे। तो जब बॉडी उस किडनी को रिजेक्ट कर देगी बेटा, तो भाई बैठे रहो बिना किडनी के, मर ही जाओगे ना। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या करें? क्या करें? क्या करें? क्या करें? क्या करें? तो ऐसी कंडीशन में हम कॉर्टिसोल के इंजेक्शन लगा देते हैं। क्या करता है ये समझना। जब भी हम किसी और का ऑर्गन लेते हैं तो बॉडी का इम्यून सिस्टम इज एक्सट्रीमली हाई बेटा। जब भी हम किसी और का ऑर्गन लेते हैं तो बॉडी का इम्यून सिस्टम इज एक्सट्रीमली हाई। इस कंडीशन में बॉडी को हम थोड़ा सा ऐसा इम्यूनिटी उसकी कम कर देते हैं। इम्यूनिटी कम रहेगी तो बॉडी उसको समझ नहीं पाएगी कि फॉरेन है और किडनी को धीरे धीरे रिसीव कर लेगी। वो बात अलग है कि किसी की जो है तो किस्मत ही खराब है, तो वो बात अलग है। पर नॉर्मली ऐसा होता है कि कॉर्टिसोल के इंजेक्शन लगने के बाद बॉडी जो आपको ऑर्गन दूसरों से मिला है, बॉडी उसको सोचती है कि कुछ नहीं सोचती, एक्चुअली बॉडी का इम्यून सिस्टम ही खत्म हो गया। धीरे धीरे बॉडी का जो दूसरे का ऑर्गन है, बॉडी उससे एडजस्ट कर लेती है और धीरे धीरे फिर हम कॉर्टिसोल का लेवल कम कर देते हैं और बॉडी नॉर्मल उसमें आ जाती है। वो बात अलग है कि अगर रिजेक्ट हो ही गया तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। तो कॉर्टिसोल क्या करता है? देखो, सबसे पहले इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है? सप्रेस कर देता है। दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए जब आप बहुत ज्यादा डरे हुए रहते हैं तो आपकी बॉडी में ब्लड शुगर ज्यादा हो जाता है। इवन जब आपके बहुत ज्यादा डरे हुए रहोगे तो एनर्जी ज्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए? ये सब जो एक्टिविटी करते हो बहुत डरे हुए में करते हमारा रिजल्ट है तो भाई, तो आप क्या, ग्लूकोज ज्यादा चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में कॉर्टिसोल लीवर को बोलता है कि स्टोर जो ग्लूकोज किए हो ना, ये सब बाहर निकालो, ठीक है? सब चाहिए। उसके बाद ये है, बस बाकी बताती हूँ, जब आप डरे हुए रहते हो तो कॉर्टिसोल भी निकलता है और ब्लड प्रेशर को ज्यादा कर देता है, ठीक है? और साथ बाकी तो इतने आपको काम करनी। तो एक ये याद रख लो कि इम्यून सिस्टम को कम करता है, ब्लड शुगर को इंक्रीज कर देता है, ठीक है? और बीपी को इंक्रीज कर देता है। ये तीनों इसके काम है, ठीक है? दूसरी बात ये है कि कॉर्टिसोल कब ज्यादा निकलता है? स्ट्रेस कंडीशन में, ठीक है? कब निकलता है? स्ट्रेस कंडीशन में। और आपको भी पता है कि स्ट्रेस कंडीशन में हमें हर चीज की जरूरत ज्यादा होती है। तो लाला चाहे
प्रोटीन हो, चाहे फैट हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, जब तू चिंता करेगा ना तो तेरे को सब की जरूरत है। तो आदमी लोग कहता है ना, जैसे कि हम लोग ही हैं, हम लोग फिजिकली कोई वर्क नहीं कर रहे होते पर मेंटली प्रोफेशनली इतना स्ट्रेस होता है। तुम्हें क्या लगता है कि जब तुम किसी टीचर का वीडियो देखते हो तुम्हें बड़ा मजा आता है, तुम आसानी से टीचर को कंपेयर कर देते हो, वो अच्छा है वो बुरा है, ये बहुत अच्छा है बहुत खराब है, पर तुम ये सोचो कि उस एक चीज के पीछे उस टीचर की कितनी बड़ी मेहनत है यार। और फिर जब वो बच्चे मतलब ऑब्वियसली किसी को आप ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, किसी को कम अप्रिशिएट करते हैं, तो मुझे ये लगता है कि जिसको आप कम अप्रिशिएट कर रहे हैं, जैसे मान लो कि जैसे मैं ही हूँ, अगर मुझे किसी बच्चे ने बोल दिया कि अच्छा नहीं पढ़ाती हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि मैं हर किसी की पसंद हो सकूं, हर बच्चे की पसंद मैं हूँ, हो सकता है किसी बच्चे को मैं नहीं पसंद आती हूँ, तो जब वो बच्चा वैसा कमेंट करता है तो आई फील लाइक कि क्यों, मैंने तो इतनी मेहनत की थी। तो वो जब स्ट्रेस होता है तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, स्टिल आई फील वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ महसूस करने लगती हूँ। तो उस समय पे कौन हार्मोन निकल रहा होता है? ई निकलता है, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल निकलते से ही आपकी बॉडी में जितनी भी स्टोर्ड चीजें हैं लाइक फैट, प्रोटीन्स, ये सारे जो होते हैं ये क्या हो जाते हैं, टूटने लगते हैं और आपको एनर्जी देते रहते हैं। ग्लूकोज टूटेगा, फैट टूटेगा और आपको एनर्जी मिलेगी ताकि आप स्ट्रेस ले सके। ये कोई अच्छी बात नहीं है, पर इससे आपको ये समझना है कि आपके स्टोर्ड चीजें खत्म होती जा रही हैं। और एलर्जिक रिएक्शन जो होता है इसको कम करने में ये काम करता है। अदरवाइज जैसे ही आप किसी दूसरे का ऑर्गन अपने शरीर में लगाएंगे, बॉडी उसको रिजेक्ट कर देगी। तो ये इन्फ्लामेशन मतलब सूजन, एलर्जी मतलब एलर्जी किससे होती है? डब्ल्यूबीसी से होती है। तो उन डब्ल्यूबीसी का लेवल कम करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। आगे तो हमने कौन कौन से सीखे हैं, देखो एड्रिनल ग्लैंड के, अब देखो ये सारे आउटर साइड के हार्मोन थे, ठीक है। आउटर साइड में कौन कौन से पढ़ा आपने? एल्डोस्टेरॉन पढ़ लिया और आपने कॉर्टिसोल पढ़ लिया। इनर साइड में दो बाप हार्मोन निकलते हैं और इन दोनों बाप हार्मोन का नाम है एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन, ठीक है। और बार बार मैं इनके बारे में पढ़ाती हूँ और मुझे बड़ा मजा भी आता है। एड्रेनलिन को हम एड्रेनिलिन, ठीक है, एड्रेनलिन हार्मोन को हम कहते हैं 3F हार्मोन, ठीक है। क्या हार्मोन कहते हैं? 3F हार्मोन, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज 3F हार्मोन, ठीक है। तो पहला हार्मोन है फ्लाइट, ठीक है, पहले F का मतलब है फ्लाइट, दूसरे F का मतलब है फाइट, ठीक है, और तीसरे F का मतलब है फियर। तो फ्लाइट, फाइट और फियर हार्मोन इसको कहा जाता है। तो जब व्यक्ति बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है, जैसे सपोज दैट कि अगर आपको लगे कि आपके छत पे चुड़ैल बैठी है, तो उस समय को हाँ ठीक है, हम तो कुछ नहीं, चुड़ैल होगी, पर जैसे ही हम थोड़ी देर तक लेटते हैं या लाइट बंद करते हैं तो हमारे चेहरे के सामने वो चुड़ैल का चेहरा घूमने लगता है और हम डर जाते हैं, ये क्या है। हम डर क्यों गए? उस समय तो चुड़ैल नहीं बैठी थी। तो बेटा जी डर इसलिए गए हैं हम लोग, आपको ये समझना है, हम डर इसलिए गए हैं क्योंकि हमारे बॉडी से ये जो एड्रेनलिन ग्लैंड है ये क्या निकालना शुरू कर दी है? हार्मोन। ये एड्रेनल ग्लैंड हार्मोन निकाल रही है जिसका नाम है एड्रेनलिन। क्लियर है? तो दो हार्मोन निकालते हैं, एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन, ये ऑपोजिट एक्ट करते हैं। एड्रेनलिन का काम क्या होता है? इसको हम इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। जब आपकी बॉडी बहुत टेंशन में, स्ट्रेस में, चिंताजनक स्थिति में है, तो रिजल्ट आने वाला है या कोई एग्जाम देने जाने वाले हैं, उस समय ये निकलता है, ठीक है। ठीक है, ये क्या करता है? जब ये कब रिलीज होता है? जब स्ट्रेस में हो, डेंजर में हो, ठीक है। और ये धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ता जाता है। और जैसे मान लो कुत्ता है आपके पीछे, तो अगर मान लीजिए कुत्ता है आपके पीछे, उसको बंद कर दो भूषण, टिन टिन आवाज आ रही है। तो मान लीजिए कि अगर कुत्ता आपके पीछे भाग रहा है, ठीक है, आवाज आ रही थी तो बंद करवा रही हूँ। मान लो कि अगर आपके पीछे कुत्ता भाग रहा है तो आप भी भागोगे। अब अगर एड्रेनलिन नहीं निकलता तो आपको डर नहीं लगता। अब अगर आपको डर नहीं लगता तो कुत्ता आपके पैर पे चिपक जाता, आपको काट लेता, रेबीज के 10 इंजेक्शन लग जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यहाँ पर बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी एड्रेनल ग्लैंड एक एड्रेनलिन हार्मोन निकालती कि जैसे ही डर लगे तो खिसक लो, दौड़ो वहां पे। तो क्या क्या होता है एड्रेनलिन निकलने पर, ये समझ लीजिए। आपकी बॉडी में हार्ट का बीट डर से लगने लगेगा, आपकी मसल भागने लगेगी तो उसको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा, स्किन के कलर में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा तो स्किन का कलर चेंज होने लगेगा। उसके बाद क्या होगा? रेस्पिरेशन रेट जो है बहुत ज्यादा होने लगेगा, डायफ्राम जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा, रिब केज जो है जल्दी जल्दी जो है वो होगा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, और आप ऐसे आंखें फाड़ लोगे, ठीक है। प्यूपिल क्या हो जाएगा? डायलेट हो जाएगा। तो ये सारे जो चेंजेस होते हैं, ये आपकी जो पॉटी आना बंद हो जाएगी, पसीना निकलने लगेगा, ठीक है। ये सारी चीजें जो होते हैं ये तब होने लगते हैं जब आपको बहुत डर लग रहा होता है और आपके शरीर में एड्रेनलिन हार्मोन निकल रहा है। जैसे ही बॉडी नॉर्मलाइज होगी, नॉरएड्रेनलिन हार्मोन निकलेगा और आपकी बॉडी को नॉर्मल कर देगा। तो फ्लाइट, फाइट, फियर रिस्पॉन्स जो है वो एड्रेनलिन की वजह से ही होता है। ऐसा ही रिस्पॉन्स में नर्व्स की वजह से ही होता है, नर्व की वजह से भी होता है। और वो नर्व्स कौन सी हैं बच्चों?
सिंपैथेटिक नर्व, याद है आपको, मैंने 2 पढ़ाए थे। आप लोग नहीं पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? मैम मरी जा रही है, पढ़ा पढ़ा के प्राण दे रही है, सुबह से लेकर रात तक पढ़ा रही है, पर बच्चों को कोई मतलब नहीं। बच्चों को तो मतलब ये है कि बस पढ़ा के अब चली जाओ। बेटा ये समझो कि right now I'm taking 9-10 lecture, right now I'm taking science school adda science lecture, right now I'm taking adda school lecture, and right now continuously I'm taking adda NEET lecture, continuously I'm taking so many lectures, still I'm doing it for you only। उसके बाद भी अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। समय समय पर चीजें आपको ला के देते रहती हूँ, प्रैक्टिस सेशंस में आपके लिए लेके आने वाली हूँ, सब लेके आने वाली हूँ, बस थोड़ा पढ़ो यार। अगर आप नहीं पढ़ोगे, देखो मैं हर कुछ बहुत डिटेल से आपको पढ़ाती हूँ, ताकि कोई भी, देखो जहां भी मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को इतने डिटेल की जरूरत नहीं, मैं नहीं पढ़ाती हूँ, पर जहां मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे डिटेल की जरूरत है, वहां पे जरूर पढ़ाती हूँ। इतने सालों तक पढ़ा के 10 से 12 साल मैं पढ़ा रही हूँ, 10 से 12 साल में मुझे ये पता है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ये जो लेवल मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये पूरा एनटीएससी लेवल तक का है, कोई भी एनटीएससी क्लासेस जाने की जरूरत नहीं है। मैडम ने जो पढ़ा दिया वो फाइनल डेस्टिनी है। समझ में आई बात? चलो आ जाओ, तो क्लियर है आपको। तो आपने एड्रिनल ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन पढ़े? एड्रिनल ग्लैंड से आपने कॉर्टिसोल पढ़ा, एड्रिनल ग्लैंड से आपने एल्डोस्टेरोन पढ़ा, एड्रिनल ग्लैंड से आपने एड्रेनलिन नाम के हार्मोन पढ़े, ठीक है। नॉर एड्रेनलिन नॉर्मलाइज करता है बॉडी को। चलो भैया अब आते हैं हम लोग पैंक्रियास के पास। देखो मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैंने ये फर्स्ट लेक्चर, 3 लेक्चर एंडोक्राइन के हुए एंड दिस इज द लास्ट लेक्चर, तो मैंने जब आपको फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था तब भी मैंने आपको ये समझाया था कि जो पेंक्रियाज होता है वो एक मिक्स्ड ग्लैंड है। पेंक्रियाज कैसी है बच्चों? एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है, ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। मतलब पेंक्रियाज पेंक्रियाटिक जूस भी निकालता है और हार्मोन्स भी निकालता है। पेंक्रियाटिक जूस की जरूरत सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन की है, इसलिए पेंक्रियाज से एक पाइप निकलेगी जो सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाएगी और सारा पेंक्रियाटिक जूस वहां छोड़ देगी। पर बेटा हार्मोन की जरूरत तो पूरे बॉडी को है ना, और अगर हार्मोन की जरूरत पूरे बॉडी को है तो सिर्फ एक पार्ट में देकर हार्मोन से काम चलेगा क्या राजा? नहीं चलेगा ना। तो हम फिर इन हार्मोन्स को ब्लड में मिक्स करते हैं और पूरी बॉडी में पहुंचाते हैं। इसलिए पेंक्रियाज एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करती है और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करती है। पर समस्या ये है, आपकी तो सिलेबस में इंसुलिन के बारे में थोड़ा दिया है, पर मैं आपको 2 हार्मोन बताती हूँ। एक्चुअली ये 2-3 हार्मोन निकालते हैं। तो सबसे पहला हार्मोन जो पेंक्रियाज निकालता है वो क्या है बच्चों? वो है आपका ग्लूकागन, ठीक है। नहीं, पहले इंसुलिन से शुरू करते हैं। तो पेंक्रियाज सबसे पहले कौन सा हार्मोन निकालता है? पेंक्रियाज सबसे पहला जो हार्मोन निकालता है वो है इंसुलिन। अब मान लो बेटा तुम्हें 2 रोटी की भूख लगी है, या तुम्हारे शरीर को, देखो कई बार ऐसा होता है कि हमारे शरीर को इतने भोजन की जरूरत नहीं होती, तो भी अपन इतना भोजन करते हैं, खा खा के मोटाए जा रहे हैं कि नहीं मोटाए जा रहे हैं? बोलो। तो इंसुलिन जो होता है ये क्या निकालता है बच्चों? ये निकालता है इंसुलिन, पेंक्रियाज इंसुलिन निकालता है। आपकी बॉडी को सिर्फ और सिर्फ 2 रोटी की जरूरत है। आपकी बॉडी को सिर्फ और सिर्फ 2 रोटी की जरूरत है, पर अगर बदले में आप कितना रोटी खा रहे हैं? 5, 10, तो वो 8 रोटी की जो एनर्जी है ना, 8 रोटी का से जो ग्लूकोज निकला वो सब ग्लूकोज जाएगा और लीवर में जाकर स्टोर हो जाएगा। अब लीवर भी चालाक है, लीवर बोलेगा हम ग्लूकोज के फॉर्म में तो तेरे को लेंगे नहीं, ग्लूकोज को वो स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। क्लियर है? बहुत सारा ग्लूकोज रोटी से निकला, ये ग्लूकोज जो है वो लीवर में जाके स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन क्या है? इट इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। जैसे स्टार्च होता है पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, वैसे ही ग्लूकोज का एक और पॉलीमर है आपका ग्लाइकोजन। तो स्टार्च कहाँ होता है? प्लांट का स्टोरेज होता है, ग्लाइकोजन एनिमल्स का स्टोरेज होता है। अब मान लो किसी दिन व्रत पड़ गया और तो इंसुलिन, अच्छा तो आपने क्या समझा कि ये कौन है? भगवान आए हैं, ले तथास्तु, ग्लूकोज जाके ग्लाइकोजन बन जाओ। नो, ये जो आपके ब्लड का ग्लूकोज है, ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज जाकर बन जाता है बच्चों ग्लाइकोजन। ग्लूकोज क्या बन जाता है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर हो जाएगा? लीवर में। ग्लाइकोजन है क्या? पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। समझ में आई बात? अब मान लीजिए किसी दिन आपका उपवास पड़ गया, उस दिन आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिला, ठीक है। अब ये आजकल जो है तो भगवान कसम ऐसा उपवास रखते हो, मुझे तो बचपन में मैं भी ऐसे उपवास रखती थी, खाने के लिए रखना है उपवास, पर ऐसा उपवास नहीं होता भैया। उपवास मतलब पेट को रेस्ट देना है। तो जैसे ही किसी दिन आपका उपवास पड़ गया तो क्या निकलता है भाई? आपके लीवर पे जाता है एक हार्मोन जिसका नाम है ग्लूकागन। अब ये ग्लूकागन लीवर को बोलता है कि भैया आज मुझे ग्लूकोज नहीं मिला है तो तुम ग्लाइकोजन को तोड़ो, और ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा। ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन शुरू होगा और ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा, और जो ग्लूकोज है वो कहाँ आ जाएगा? ब्लड में आ जाएगा, और ब्लड से कहाँ चला जाएगा? ऑर्गन में चला जाएगा। लुक एट दिस, लुक एट माय ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। और साफ साफ लिखना चाहिए। यूट्यूब में भी मैं ऐसे करती हूँ यार, यूट्यूब में भी मेरी हरकतें काम नहीं बंद नहीं होती है ना, क्यों बच्चों?
और ये जो ग्लूकोज है ये कहाँ चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा और फिर ब्लड से ऑर्गन में चला जाएगा। तो पैंक्रियाज दो प्रकार का हार्मोन निकालेगा, ग्लूकागन जो ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाएगा और इंसुलिन जो ब्लड में शुगर लेवल को घटाएगा। तो घटाएगा कैसे, जो ब्लड का शुगर लेवल है वो कहाँ चला जाएगा, लीवर में, और ग्लूकागन बढ़ाएगा कैसे कि जो लीवर में शुगर स्टोर है उसको ब्लड में लाएगा। क्लियर है इतनी बात? आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड जो है वो है हमारी टेस्टिस। अब टेस्टिस से नाम ही याद आ रहा है भैया, टेस्टिस तो एक ही हार्मोन निकालता है जो है टेस्टोस्टेरोन। समझ में आई बात? टेस्टिस तो एक ही हार्मोन निकालता है ना यार, टेस्टोस्टेरोन। याद है? याद कैसे होगा, अभी तो पढ़ा ही नहीं। टेस्टोस्टेरोन के दो फंक्शन होते हैं। टेस्टोस्टेरोन की वजह से टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से निकलता है, और टेस्टिस क्या है, क्यों है, अगले चैप्टर में हमने पढ़ना है। टेस्टोस्टेरोन, इवन टेस्टोस्टेरोन के बारे में पढ़ना है। टेस्टोस्टेरोन मनुष्य के मेल में दो फंक्शन परफॉर्म कराता है। पहले तो ये जब जो है लड़का थोड़ा 13-14 साल का हो जाएगा तो स्पर्म बनवाने लगता है। दूसरा 13-14 साल से जब ये निकलना शुरू होता है टेस्टोस्टेरोन, तो ये मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप कराता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब हो, आवाज को लो पिच कर देता है, कंधे को चौड़ा कर देता है और कमर को पतला कर देता है, दाढ़ी आने लगती है, एडम्स एप्पल लेरिंग्स बाहर आ जाता है जिसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं, पिंपल्स आने लगते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है, ठीक है, मेल पेनिस वगैरह का डेवलपमेंट हो जाता है, मसल्स बड़ी हो जाती हैं, बोन मजबूत हो जाती हैं। ये सब काम जो 13-14 साल के बाद हो रहे हैं वो होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही होते हैं। तो सेकेंडरी मतलब प्राइमरी कौन है मैडम? भैया स्पर्म को बनवाना प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, वो सबसे पहला काम है। उसके बाद जितने काम हो रहे हैं बॉडी में 13-14 साल के बाद, प्यूबर्टी आने के बाद, वयस्क अवस्था आने के बाद, एडल्ट होने के बाद, वो सब सेकेंडरी हैं। तो प्राइमरी भी क्योंकि एक ही हार्मोन निकलता है मेल में, सेक्स हार्मोन, तो प्राइमरी भी टेस्टोस्टेरोन ही करवाता है, सेकेंडरी भी टेस्टोस्टेरोन कराता है। अब प्राइमरी क्या है बेटा जी? स्पर्म बनवाना। सेकेंडरी ये दुनियादारी के काम करना। क्लियर है? और इसके बारे में आगे वाले चैप्टर में हमने पढ़ना भी है। तो फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन भी मैम लिख के लाई है, देखो जरा। तो भैया मेल की एसेसरी ग्लैंड को डेवलप कराता है। मेल्स में जितनी भी ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ऑयल वाली, सबको एक्टिव कराता है, ठीक है। और ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप कराता है एट द प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मतलब एडल्ट होने के बाद, जैसे कि मूछें आना, दाढ़ी आना, ठीक है, आवाज का गहरा होना, कंधों का चौड़ा होना, ठीक है, बोन्स का स्ट्रांग होना, और स्पर्म एंड ओवा का, स्पर्म का डेवलपमेंट, ओवा कहाँ आएगा, स्पर्म का डेवलपमेंट होना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फीमेल में। अब मेल में तो जो है तो ले दे के एक ही हार्मोन था भैया जी, ये टेस्टोस्टेरोन, पर फीमेल में दो हार्मोन्स होते हैं। अब याद करो बच्चों, मैंने आपको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बताया था लास्ट क्लास में। मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका ओवा होता है, ये जो आपका ओवा होता है, इसके चारों तरफ कुछ सेल्स होती हैं, सपोर्टिंग सेल्स, इनको हम कहते हैं फॉलिकुलर सेल्स। और ये पूरी कहानी किसके अंदर है? ये पूरी कहानी है आपकी ओवरी के अंदर। और ओवा प्लस फॉलिकुलर सेल्स को हम एक साथ क्या कहते हैं? फॉलिकल। फॉलिकल। तो बेटा ये ध्यान से समझना कि ये जो फॉलिकुलर सेल्स होती हैं ये एक हार्मोन निकालती हैं जिसका नाम है ईस्ट्रोजन। तो इस फॉलिकल को बड़ा कौन करता है? FSH। तभी पढ़ाया था ना मैंने आपको, ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन बहुत 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 इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ठीक है। ईस्ट्रोजन क्या करता है? इट स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ ओवा इन द ओवरी। और ईस्ट्रोजन बाहर वाली सेल निकालते जाएंगे और ओवा आपका मैच्योर होता जाएगा अंदर वाला। ईस्ट्रोजन की वजह से फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब चेहरे में पिंपल आना, अच्छा मेल्स में कंधा चौड़ा होता है, फीमेल में कमर चौड़ी होती है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, आवाज का पतला होना, ठीक है, और उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरू होना, जेनिटल पार्ट में हेयर आना, ठीक है। मेल्स में शरीर में हेयर ज्यादा होते हैं, फीमेल में हेयर्स कम होते हैं। तो ये सब जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स फीमेल में होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स फीमेल में एस्ट्रोजन की वजह से ही होते हैं। समझ में आ गई बात? डन 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 डन, ठीक है। चलो, तो ये क्या करता है? ईस्ट्रोजन सेक्स ऑर्गन को डेवलप कराता है, ठीक है, ठीक है। सेक्स ऑर्गन को भी डेवलप कराता है भैया, जितने भी वजाइना है वो सब इनको डेवलप कराता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए डेवलपमेंट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स यही करवाता है, बाकी आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड हार्मोन जो फीमेल में निकलता है, वो है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन, ओवरीज एक और हार्मोन निकालती है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। अब प्रोजेस्टेरॉन ध्यान से समझना, प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है? मान लो अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, ध्यान से समझना, मान लो अगर फीमेल में फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, ठीक है, तो अब उसको यूट्रस में फंसाना पड़ेगा ना बेटा। अब तुमने यूट्रस की अंदर की दीवारों को तैयार ही नहीं किया,
तो बच्चा क्या फंस पाएगा, बच्चा तो एबॉर्ट होकर बाहर निकल जाएगा। तो यूट्रस की सबसे अंदर वाली दीवार को हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। यूट्रस की सबसे अंदर वाली दीवार को बेटा जी, लल्ला जी, नन्हो जी, मुन्नो जी, आंखों के तारो जी, कहते हैं एंडोमेट्रियम। तो अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ, पर प्रोजेस्टेरॉन का काम यह है कि एंडोमेट्रियम जो यूट्रस के अंदर वाली लेयर है उसको मोटा करो, ठीक है, और क्या करो, फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी करवाओ। इवन पूरे प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन निकलता रहता है, इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन को हम प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन भी कहते हैं। समझ में आई बात? इसको हम क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी मैन, ठीक है। देखो तो इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन को हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन को हम कहते हैं प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन, ठीक है, क्योंकि ये यूट्रस की दीवारों को मेंटेन रखता है ताकि बच्चा एबॉर्ट नहीं हो। तो ये देखो, ये यूट्रस की एपिथेलियम मतलब अंदर वाली लेयर को मोटा करता रहता है ताकि बच्चा उसमें फंसा रहे। तो ईस्ट्रोजन क्या करता है, ओवर डेवलप करवाता है जो फॉलिकल के अंदर है, साथ में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये फर्टिलाइजेशन हो गया तो प्रेगनेंसी को मेंटेन कराता है। ओवरी एक लास्ट हार्मोन जो निकाल रही है वो है रिलैक्सिन। अब नाम से ही समझ में आ रहा है रिलैक्स। तो बेटा जब 9 महीने बच्चे के पैदा हो जाते हैं, ठीक है, जब 9 महीने बच्चे के पैदा हो जाते, मतलब 9 महीने जब हो जाते हैं तो ओवरी जो है, ध्यान से समझना, ये कार्पस ल्यूटेम अभी आपको समझ में नहीं आएगा जब तक हम लोग रिप्रोडक्शन नहीं आएंगे। बस ये याद रखना कि ओवरी एक हार्मोन निकालती है 9 महीने के बाद, जिसे हम कहते हैं क्या, रिलैक्सिन। रिलैक्सिन क्या करता है कि जो सर्विक्स होता है, ठीक है, सर्विक्स क्या है ये देखो, तो ये मान लो आपका क्या है, देखो मैं तुमको बताती हूँ सर्विक्स क्या है, ध्यान से देखोगे तो सब समझ में आएगा। मैम की क्लास है ये, तो तुम्हें तो बिल्कुल मजा ही आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर अगर तुम ये सोचते हो कि बकवास तुम्हें मैं कराऊंगी तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये बच्चों क्या है आपका यूट्रस, और मान लो यहाँ पर बहुत बड़ा बेबी है। अब इस बेबी को, ये है बेटा जी सर्विक्स, मान लो ये है सर्विक्स, सर्विक्स, ठीक है। तो इस बेबी को बाहर निकलना है, इस बेबी को बाहर निकलना है यहाँ से, तो सर्विक्स को फैलाना पड़ेगा तभी तो बेबी नीचे जाएगा। तो यहाँ पर ओवरी जो है वो एक हार्मोन निकालती है जिसे कहते हैं रिलैक्सिन। रिलैक्सिन से सर्विक्स की जो वॉल होती है वो रिलैक्स हो जाती है और बेबी जो बच्चा है वो डिलीवर्ड हो जाता है। समझ में आई बात? तो आपके डिलीवर्ड, ठीक है, तो आपके ओवरी से 3 हार्मोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। टेस्टिस से कौन सा निकला, टेस्टोस्टेरॉन। एड्रिनल ग्लैंड से कौन सा निकला, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन, एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन कहाँ से निकलता है, पैराथायराइड से। क्लियर है? नाउ पीनियल ग्लैंड, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि पीनियल ग्लैंड क्या है, आइए देख लीजिए। दिस इज द लास्ट ग्लैंड ऑफ द चैप्टर, ठीक है। देखो मैंने आपको बोला था कि ये है बच्चों, देखो यहाँ पे देखो, ये पूरा पोर्शन है डाइएन्सेफेलॉन, लुक एट दिस, ये पूरा पोर्शन है डाइएन्सेफेलॉन। डाइएन्सेफेलॉन के पीछे होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, और देखो डाइएन्सेफेलॉन के आगे की ओर होती है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड एक हार्मोन निकालती है, देखो ध्यान से समझना, देखो ये मान लो है आपका डाइएन्सेफेलॉन, ध्यान से समझोगे तो सब समझ में आएगा। ये एरिया है डाइएन्सेफेलॉन, मैंने ऐसे बनाया, और इसके ऊपर पूरा है सेरिब्रम, ठीक है। तो डाइएन्सेफेलॉन का ध्यान से समझोगे तो सब समझ में आएगा। दिस इज डाइएन्सेफेलॉन, खाली जगह, सेरिब्रम के नीचे जो खाली जगह होती है उसको हम डाइएन्सेफेलॉन कहते हैं। क्लियर? अब डाइएन्सेफेलॉन के ऐसे लगा होता है पिट्यूटरी, और ये वाला एरिया जिससे पिट्यूटरी लगी है इसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। और डाइएन्सेफेलॉन ये पीछे होता है, दिस इज द पीछे, और आगे होती है पीनियल ग्लैंड, दिस इज द पीनियल ग्लैंड, ठीक है। अब किससे लगी होती है जानना नहीं, इसको अब ऐसे एपिथैलेमस कहते हैं। अब पीनियल ग्लैंड निकालती है एक मेलेटोनिन नाम का हार्मोन। क्या निकालती है? मेलेटोनिन नाम का हार्मोन। मेलेटोनिन हार्मोन क्या करता है समझिए, इट रेगुलेट्स द स्लीप साइकिल। बच्चों ये क्या करता है, इट रेगुलेट्स द स्लीप साइकिल, ये स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है। समझो, जब आप लाइट ऑन करते हो तो नींद खुल जाती है, जब आप लाइट ऑफ करते हो तो नींद आती है। पता है क्यों? क्योंकि जैसे ही आप लाइट, ध्यान समझना, जैसे ही आप लाइट को बंद करोगे मेलेटोनिन निकलेगा और आपको नींद आएगी। तो अंधेरे में ये स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है, इसीलिए रात में हमको नींद आती है और दिन में हम जग जाते हैं ड्यू टू द मेलेटोनिन। एक और हार्मोन है जिसे हम थाइमस, एक और ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, यहाँ पर होती है, जो कि थाइमोजीन नाम का हार्मोन निकालती है, और ये आपके शरीर में एक स्पेशल टाइप की WBC बनवाते हैं जिसका नाम है टी सेल। क्लियर?
क्लियर? तो आज हमने सीखा सो मेनी ग्लैंड्स लाइक एड्रिनल ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड, टेस्टिस, ओवरी, पीनियल ग्लैंड एंड लास्ट में थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड थाइमोसिन WBC बनाता है, कौन सी? टी सेल। बस। तो इस तरीके से मैंने बहुत 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 बहुत, ये भूषण भैया को एक ही थॉट आता है, घूम फिर के यही लगा देते हैं, है ना, और कोई थॉट इनको दिखता नहीं। सक्सेस इज नॉट अ फाइनल, फेलियर इज नॉट अ फेटल, इट इज अ करेज टू कंटिन्यू, दैट्स काउंट। बहुत बार हो चुका है ये, ठीक है। मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि अगर आप लिटरली सक्सेस पाना चाहते हैं, और ओके थैंक यू, थोड़ा अलग लगा हुआ है, तो अब मैं अपने थॉट दे देती हूँ। देखो, दुनिया में कोई भी चीज टफ नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि बायोलॉजी बहुत टफ है, नो। हम पहली बार जब भी कोई चीज पढ़ते हैं तो उसको अच्छे से और डिटेल्ड मैनर में पढ़ना चाहिए। जब हम दूसरी बार पढ़ते हैं तो हम छोटा पढ़ सकते हैं, तीसरी बार और छोटा पढ़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं। इसीलिए मैंने तुम्हें हर प्रकार के वीडियोस दिए हैं, बहुत बड़ा, फिर वन शॉट, फिर उसके बाद पॉकेट रिवीजन, 2 चैप्टर के पॉकेट रिवीजन और बाकी हैं। तो मैं बायोलॉजी में तुम्हें धुरंधर बना दूंगी, तुम्हारी आत्मा तृप्त हो जाएगी बायोलॉजी पढ़ पढ़ के। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे भी आप नोट्स की डिमांड कर सकते हैं, जो मेरा है, शिप्रा तिवारी ऑफिशियल, सब कुछ स्मॉल लेटर पे। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द सेशन। दिस इज द लास्ट सेशन ऑफ द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एंड बाय दैट वी हैव completed the different kinds of glands and the hormone in a very detailed manner. In the next class I will tell you the how do organism reproduce, the how do we reproduce का chapter overview. Thank you so much बच्चों, and tata.